नमस्कार सभी को। तो मैथ की जो लास्ट क्लास चल रही थी हम लोगों ने पीसवाइज फंक्शन के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट कर दी थी और मॉडुलस फंक्शन जो है उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, लगभग 2 क्लासों के आसपास हुआ है। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो कुछ मैंने करवा दी है, कुछ आगे भी हम इस चीज़ को ऐड करते चले जाएंगे। अभी ये बेसिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, मॉडुलस का बहुत यूज आएगा आगे, तो बाकी की जो प्रैक्टिस रहेगी वो हम आगे लेते हुए चलेंगे उन चीज़ों पर। तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि पीसवाइज जो फंक्शन है उसमें मॉडुलस फंक्शन है, एक सिग्नम फंक्शन आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये मेनली हमें फंक्शंस पढ़ने हैं। तो मॉडुलस फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम दूसरे फंक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, सिग्नम फंक्शन जो है वो क्या होगा। देखो सिग्नम फंक्शन और इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा कुछ SGM इसके साथ S, इसका मतलब सिग्नम फंक्शन ये होगा। देखो इस सिग्नम फंक्शन जो मैंने ये लिखा है इसका जो मीनिंग होगा वो मीनिंग होगा ये कि मॉडुलस x बटा x या x बटा मॉडुलस x, ये चीज रहेगी। सिग्नम फंक्शन x लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा, मॉडुलस x बटा x या x बटा मॉडुलस x, ये दोनों चीजें हमारे साथ यहां तक रहेगी। अब इस चीज को हमें देखना है आगे। देखो तो चीज हम लोगों ने देखी थी, मॉडुलस फंक्शन जो लिखा है हम लोगों ने, मोड x जो होता है इसकी 3 वैल्यू होती है हमारे पास। x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x बराबर 0 होता है तो इसका आंसर 0 होगा, और x अगर लेस देन 0 होता है तो इसका आंसर कितना होता है, -x होता है। वही चीज हम यहां अप्लाई कर देंगे। देखो यहां अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो दोनों में से कोई भी एक परिभाषा ले ले हम लोग, दोनों चीजें ठीक रहेंगी। तो मोड x बटा x है, तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या आएगा, प्लस x, तो x बटा x कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर x बराबर 0 है तो मोड x कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। एक बार ये 0 बटे 0 जो अनिर्धारीय फॉर्म बनती है उसको नेग्लेक्ट करना। जब मैं अनडिटरमिनेट फॉर्म समझा रहा हूँ तब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा था यहाँ। तो इसको लिखेंगे 0, और अगर x लेस देन 0 है तो ये -x होगा, तो x से x कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। देखो तो ये हमारी परिभाषा क्लियर होके आई है कि सिग्नम फंक्शन जो है, सिग्नम x जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। सिग्नम x मोड x बटा x होगा या x बटा मोड x है, और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा, x अगर 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा, अगर x लेस देन 0 है तो इसका आंसर कितना आ रहा होता है, -1 आ रहा होगा। ये चीजें इसके अंदर जो ऐड हो रही होती हैं। अब अगर हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे तो वही सेम चीजें, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। देखो अगर x बराबर 0 है तो फंक्शन का जो मान होगा वो भी कितना आ रहा होता है हमारे पास, 0 ही आ रहा होगा। तो ये रहा 0 तो 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर कितना आ रहा होगा, +1 आ रहा होगा। तो यहां से आगे चलेंगे तो +1 आएगा, तो 0 पर तो 0 है, यहां से आगे मैं मान लेता हूं ये 1 है। 0 से बड़ी संख्या चाहे कोई भी संख्या हो, कुछ भी, कितनी भी बड़ी, चाहे 0.1 है, चाहे 1 लाख समथिंग कुछ भी जा रही हो, कितनी भी जा रही हो, चाहे करोड़ में, हर भी बार इसका जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो ये चीज हम करवा देंगे, यहां से ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज है, x अगर लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है इसका आंसर कितना आएगा, -1, तो -1 पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, पीछे -1, ठीक है। अब वही सेम चीज हमें यहां से इसका डोमेन बताना है कितना होगा, और इसका रेंज बताना है कितना होगा। तो डोमेन का मतलब क्या होगा, हम x के अंदर इसकी कौन कौन सी वैल्यू रख रहे हैं। ग्रेटर देन 0 मतलब सारी पॉजिटिव, 0 रख रहे हैं, लेस देन 0 मतलब सारी नेगेटिव। इसका मतलब हमने कोई संख्या नहीं छोड़ी है, कोई संख्या नहीं छोड़ी है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, डोमेन में R आ रहा होगा। रेंज का मतलब y का इसका आंसर कितना आ रहा होगा, तो y में 1, 0 और ये -1 है, तो 3 ही आंसर आ रहे होंगे ना। जैसे कांस्टेंट फंक्शन में था केवल वैल्यू आ रही थी, वही सेम चीज यहाँ है। एक तो इसका आंसर 1 आएगा, यहाँ भी देख ले, या तो 1 आंसर आना है इसका, या 0 आना है, या -1 आना है, इसके अलावा तो कुछ आना ही नहीं। तो सब ये लिख देंगे बस, -1, 0 और 1, इसके अलावा कोई भी आंसर इसका नहीं आ रहा होगा। तो ये सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड चीजें हैं। सिग्नम फंक्शन का अर्थ क्या है, लिखा हुआ कुछ ऐसे होगा, अर्थ इसका है मोड x बटा x होगा,
तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 आ जाएगा, बराबर 0 है तो 0 आ जाएगा, लेस देन 0 है तो -1 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि 0/0 जो अनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को जब मैं लिमिट समझा रहा हूँ कि ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे होती है और कैसे नहीं होती है, तो उस चीज़ को मैं वहीं पिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कौन कौन से आ गए? डोमेन का मतलब हम x के कौन कौन से मान रख सकते हैं, तो सारे रख सकते हैं, और कौन कौन से मान हमारे पास आ रहे होंगे वो चीज़ यहाँ से आ जाएगी। ये है सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड। और मैंने शायद पीसवाइज फंक्शन जब स्टार्ट किया था तब भी ये चीज़ समझाई थी कि पीसवाइज जो फंक्शन होंगे इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ना इसकी कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी काम आती है, ना इसके अलावा ज़्यादा कोई काम आती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं। नया जो फंक्शन होगा हमारा तीसरा, उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें ग्राफ ध्यान रखना है, डोमेन और रेंज ध्यान रखनी है, बस ये चीज़ें ध्यान रख लो। डेफिनेशन इसकी क्या है, ये 4 पॉइंट इसमें अगर ध्यान है तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें से। देखो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। थोड़ा सा लंबा पार्ट रहेगा मॉडुलस फंक्शन की तरह, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो तीसरे पार्ट पर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में इसको लिखा जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो इसमें से देखो नॉर्मल जो x है, जैसे मान लो ये है 2.312, मैंने ये लिख लिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका जो पूर्णांक भाग है 2 मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका भिन्नात्मक भाग है उसको मैं अलग लिख देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 0.312, ये कुछ लिखा जाएगा भाई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही चीज़ आनी है ना। तो अगर कोई पार्ट ऐसा है तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इंटीजर जो भाग है उसका पूर्णांक जो है वो मैंने अलग लिख दिया, बाकी भाग मैंने अलग लिख दिया। तो कोई भी जो नॉर्मल x होगा, इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 2 फंक्शन बन रहे होंगे हमारे। ये जो बनेगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो मैं लिख रहा हूं, ये फ्रैक्शन पार्ट जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उस चीज़ के बारे में चर्चा। तो कोई भी x जो नंबर होगा उस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक तो पूर्णांक भाग होगा, एक भिन्नात्मक भाग, मतलब पॉइंट के बाद के जो नंबर होंगे उन चीज़ों के लिए ये चीज़ आ जाएगी। ये जो होता है इसको बोला जाता है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। और ये आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भाग फलन। तो ये भी हमारा एक फलन होगा, ये भी एक हमारा फलन होगा। देखो यहां से मतलब मीनिंग क्या है, कोई भी नंबर दिया होगा, जैसे ये नंबर है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे दिया, उसका जो इंटीजर पार्ट होगा वो GIF में काउंट होगा, और उसका फ्रैक्शनल जो पार्ट होगा वो इसमें काउंट होगा, PF में काउंट। तो कोई भी x होगा हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 2 पार्ट में 2 फंक्शन के रूप में डिवाइड करके हम पढ़ रहे होंगे। पहला जो है ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कुछ ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है। देखो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, साथ के साथ इस चीजों को समझते चलना है, फिर इनकी प्रॉपर्टी पर आ रहे होंगे। और बार बार मैं बता रहा हूं कि पीसवाइज जो फंक्शन होंगे उनमें सिर्फ इनकी डेफिनेशन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वही चीजें पूछे जानी है। क्योंकि पीसवाइज से ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होंगे, तो किसी पॉइंट पर इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, किसी पे नहीं कर रही होगी, कंटिन्यूअस नहीं होने तो आगे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, डिफरेंशिएबल नहीं होंगे तो इनका अवकलन समाकलन वो बहुत कम होता है, किसी एक पॉइंट पर स्पेशल होता है, वो प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड काम करेगा। देखो जैसे ये है, मैं 2-4 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसका ध्यान रखो, हमेशा जो इसका आंसर होगा उसको एक पॉइंट के रूप में याद रख लो, छोटा पूर्णांक। छोटे पूर्णांक से मतलब क्या है, छोटे पूर्णांक से रिलेटेड है कि इसका जो आंसर आ रहा होगा वो इसका छोटा पूर्णांक आ रहा होगा। जैसे कैसे, मान लो मैंने ये नंबर लिखा 2.314, जो मैंने अभी लिखा था वो लिखा, तो ये जो साइन लगाया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब क्या है, इसका पूर्णांक। पूर्णांक नंबर लाइन पे चले जाएं हम लोग, ये आएगा 2, ये आएगा 3, और 2.314 यहाँ कहीं रहेगा।
तो इसका जो आंसर होगा ये छोटे वाला जो इसका पूर्णांक होगा ना वो रहेगा, हमेशा इसमें पीछे की तरफ आना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लो मैंने बड़ा नंबर लिख लिया 999.432, तो सेम चीज है, जो पूर्णांक कंप्लीट है वही इसका आंसर आना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 और 9 आ जाएगा। आगे देखें, जैसे मैंने लिख लिया इसके अंदर पाई, तो पाई कितना होता है 3.14, 4 यहाँ आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आना है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ नंबर हैं जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने लिख लिए हैं। आगे अगर बढ़े इसमें तो देखो, मान लो मैंने ये लिखा -2.314, इसका आंसर कितना आएगा। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पे लेवल पे देखना है, -2 ये रहेगा, ये -1 रहेगा, ये -3 रहेगा। मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने शायद पहली या दूसरी क्लास में ही चर्चा करी थी। तो -2.314 कहाँ आएगा, यहाँ आ रहा होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसका आंसर कौन सा होता है, छोटा पूर्णांक। छोटे पूर्णांक का मतलब बैकवर्ड आ जाएंगे इसमें। तो इसका आंसर -2 ना होके कितना होगा -3, क्योंकि ज्यादातर यहां से देखेंगे कि यहां से लिख रहे थे वही चीज यहां से आ जाएगी। तो जब नेगेटिव नंबर होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका आंसर छोटे वाला पूर्णांक आ रहा होगा। अब मैं इस चीज को लिखूं, इसको लिखूं -9.99432, ये है। इसका करेंगे तो पीछे चल रहे होंगे वापस, तो एक कम और कर रहे होंगे, तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा कोई दिक्कत लग रही है तो आप लोग इसको नंबर लाइन पे रखना, पीछे की तरफ सेम जैसे मैंने ये रखा था सेम टू सेम चीज आ जाएगी। अगर -π देखें तो -π में कितना आ जाएगा इसका आंसर, -4 आ रहा होगा। तो जब भी नेगेटिव नंबर होगा तो पूर्णांक पीछे का आ रहा होगा, मतलब एक कम इसमें से लगातार हो रहा होगा। तो ये इसका मीनिंग है महत्तम पूर्णांक फलन का, कि भाई इसका जो आंसर आ रहा होगा वो हमारा कैसे आ रहा। आंसर हमेशा इसका क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, हर बार पूर्णांक आ रहा होगा। तो महत्तम पूर्णांक फलन, एक छोटा सा पॉइंट याद रख लो कि इसका मतलब होता है हमेशा इसका आंसर छोटे पूर्णांक में आ रहा होगा। और छोटे पूर्णांक का मीनिंग मैंने समझा दिया कि इसका मीनिंग क्या है। अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, इनका ग्राफ कैसे बनना है। मिटा देता हूं इन चीजों को। ठीक है, देखो एक बार रिपीट भी कर दूं मैं, इस चीज को थोड़ा सा समझना है इस चीज को। जैसे 2.314 है तो इसका छोटे पूर्णांक से मीनिंग लेना है। छोटे पूर्णांक से मतलब जैसे ये नंबर लाइन है, इस पे 2 होगा, इस पे होगा 3, और 2.314 जो होगा वो यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ होना है तो इसके अगर पीछे वाले नंबर पर आ रहे होंगे तो ऐसे कुछ इस मैटर को आना होगा। यही चीज हर बार करके देख लेनी है। मान लो किसी पर आपको डाउट हो रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, इस प्रकार नंबर लाइन पे शो करो और इसके जो पीछे का पूर्णांक होगा वो इसका आंसर आ रहा होगा हर बार। तो ऐसा ही हम नेगेटिव नंबर के लिए करेंगे। तो नेगेटिव नंबर के लिए जब करेंगे ना तो -1 यहाँ होता है, -2 और पीछे की तरफ -3 होता है, और -2.314 जो होगा वो यहाँ होगा। और तो इसका आंसर हमेशा कहाँ जा रहा होता है, पीछे जा रहा होता है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो जब भी आप लोगों को लगे इस चीज़ पे आ जाना, बाकी धीरे धीरे जैसे ही हम इन चीज़ों पे आएंगे तो समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी कि इसका डायरेक्ट आंसर हम कैसे लिख रहे होंगे। तो पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट वही आंसर आ रहा होगा। अगर नेगेटिव नंबर है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें कि अगर मुझे ये पूछ ले डायरेक्ट -2 का आंसर कितना होगा, तो अब नंबर लाइन पे देखेंगे पीछे का छोटे पूर्णांक पर जाएंगे। ये रहा, ये रहा, ये -3 होगा, ये -2 होगा, ये -2 यही पूर्णांक है। इससे छोटा जस्ट पीछे का छोटा पूर्णांक यही आएगा ना खुद ही। तो जब पूर्णांक होगा ना तो वही इसका आंसर आ रहा होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। -2 का आंसर छोटा पूर्णांक सबसे छोटा यही बनेगा ना, इससे पीछे जाएंगे कब, जब इसके बीच होते तब। अब -2 पे ये -2 खुद पूर्णांक है तो इसका आंसर कितना होगा, -2 होगा। तो ये ध्यान रखना, चाहे पूर्णांक प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हर बार आंसर इसका पूर्णांक ही रहना है। पूर्णांक है तो वही खुद आंसर इसका आ जाएगा। अब देखो, ठीक है, ये चीजें हैं। अब जैसे जैसे इन चीजों को समझ रहे हैं धीरे 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 ये कंटिन्यू हमारे काम में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ इन्हीं सारी चीज़ों को यूज करते हुए। बाकी ये जो चीज़ें मैंने समझाई है वो प्रॉपर्टी में वापस भी रिपीट कर दूंगा। देखो मुझे ग्राफ बनाना है इसका, मुझे ये पता है ऐसे चीज़ें लेके चलो भाई, 0 से लेके चलेंगे ग्राफ हम लोग और 1 तक चले जाएंगे। 0 पर इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि 0 खुद पूर्णांक है तो आंसर 0 होगा, और 1 पर इसका आंसर 1 होगा। तो 0 और 1 पर तो आंसर कितना होना है, इसका 1 होना है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। लेकिन उनके बीच के नंबर के लिए और इस प्रकार हम चलते चले जाएंगे। तो 0 पर इसका आंसर कितना होगा,
देखो इस चीज़ को, नंबर को मैं रखना स्टार्ट कर देता हूँ कहाँ, चलो पीछे ले लेता हूँ, इस चीज़ को हम आगे बनाते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ बना लिया, जैसे ये रहा 0, ये रहा 1, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0 पे, तो 0 तो खुद इंटीजर है और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 से आगे मैं चलूँ, मान लो मैंने ले लिया 0.5, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा हर बार 0.5 के बीच में आ जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट। तो इसका आंसर पूर्णांक आना है ना, 0.5 नहीं होगा, इंटीजर वैल्यू ही इसका आंसर आ रही हो। तो इंटीजर कौन सा आएगा, इसका पीछे का, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा होगा, 0 ही आ रहा होगा। मैंने ले लिया जैसे 0.999, तो इसका आंसर क्या आना है, इंटीजर, तो 0.99 इससे 1 से जस्ट पहले होगा, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये चीज़ शायद मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि 0 से लेके जब तक खुद 1 नहीं आ जाता, चाहे 0.99999 कितनी बार लिख दो, तब तक इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 0 ही आ रहा होगा। अगर मैंने 1 ले लिया, इसका आंसर 1 खुद पूर्णांक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 पे 1 यहाँ है, और पूर्णांक लेना तो 1 खुद ही पूर्णांक है, पीछे जाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो ये चीज़ शायद हमें समझ में आ गई कि 0 से हमने स्टार्ट किया है, जब तक हम खुद 1 तक नहीं पहुंच जाते तब तक इसका आंसर कितना रहना है, 0 रहना है। ये रहा, मैंने बना लिया, यहाँ 1 है, यहाँ ऊपर मैंने ये 1 बना लिया, ठीक है। तो 1 पर इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, ये पॉइंट आ जाएगा। आगे 2 बना लेते हैं, ऊपर बना लेंगे, तो 0 से लेके ये ग्राफ बन जाएगा, ये बड़ा, ये खुद जो लाइन है ना एक्स एक्सिस की, ये बन जाएगी। 1 पे ये ओपन आ जाएगा और यहाँ मैं डॉटेड दर्शा देता हूँ, मतलब 1 पर आंसर इसका 1 बन जाएगा। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, सेम 1 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखेंगे 1.5, तो इसका आंसर कितना आना है, सेम चीज़ है ना, देख लो। अब हम बना लेंगे, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 1.5, तो 1.5 का आंसर कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। अब सेम चीज़ अगर यहाँ ले लें 1.9999, चाहे कितना भी ले लें, कितना भी बड़ा, तो इसका आंसर तो वापस वही आना है, 1 ही। लेकिन अगर 2 ले लेंगे हम लोग, तो 2 खुद अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है, 2 खुद इंटीजर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़, 1 से हमने चलना स्टार्ट किया, अगर 2 लिया है तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका 2 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 से पहले तक इसका आंसर कितना रहना है, कंटिन्यू 1 रहना है। इस प्रकार अब चीज़ समझ में आ गई, यही चीज़ बार बार रिपीट होगी, सेम लगातार रिपीट होगी। तो अब हम इसको ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दें, इस प्रकार चलते जाएंगे, आगे नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे, तो ये 1 2 3 और आगे भी चलता चला जाएगा। ये सेम चीज़ें, यही सेम हमारी क्या रहनी है, चीज़ें पीछे रहनी है, तो ग्राफ इसी प्रकार का कुछ बनना है। यहाँ डॉटेड है तो ये बन जाएगा ऐसे कुछ, ये चीज़ें बनती चली जानी, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और नीचे जैसे चलते चले जाएंगे -3। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, जैसे सीढ़ियाँ बनती है ना, स्टेप टू स्टेप, ये बन रही है 1 स्टेप 2 स्टेप, इस प्रकार स्टेप टू स्टेप ये चीज़ें चलती चली जाएंगी इसमें आगे की तरफ। अब इन चीज़ों को मैं डाटा मिटा देता हूँ ना, मैं आप लोगों को ग्राफ समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, इस डाटा की हमें आवश्यकता नहीं है ग्राफ के अंदर, ये हमारा बन जाएगा ग्राफ। अब ग्राफ अगर हमारा बना है तो 2 चीज़ें हम लगातार लिखते चले जा रहे हैं ग्राफ के अंदर। एक तो इसका डोमेन है, वो क्या आएगा, इधर ही लिख लो आराम से अलग में। डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस या एक्स का हम कौन कौन सा मान इसके अंदर रख सकते हैं। तो भाई ये चीज़ तो शायद अब क्लियर ही है कि मैंने एक्स के सारे मान रखे हैं, इसमें पॉजिटिव भी रखे हैं, नेगेटिव भी रखे हैं, 0 भी रखे हैं, सारे मान रखे हैं। तो एक्स के अगर सारे मान आ रहे हैं तो डोमेन इसका जो होगा वो रियल नंबर R होगा। अगर रेंज की बात करूं, रेंज का मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या क्या आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, -1 भी आया, -2 भी आया। क्या इनके बीच का कोई नंबर आ रहा है पूर्णांक के अलावा? और नाम से ही क्लियर है, महत्तम पूर्णांक फलन है, हर बार इसका आंसर इंटीजर आ रहा होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर ही वैल्यू आ रही है, और इंटीजर चाहे प्लस के हैं चाहे माइनस के, वो सारे आ रहे हैं, तो उनको मैं इंटीजर ही भी लिख देता हूँ, आई पूर्णांक के रूप में। तो 0 +-1 +-2 +- सारे के सारे आंसर। ये हमारा ग्राफ है, ये इसकी डेफिनेशन जो थी मैंने बता दी, ग्राफ है, डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया। ये चीज़ें तो हमें क्लियर टू क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी काम चलेगा, क्योंकि ये बेसिक फंक्शंस हैं, इन्हीं पे बेस जो क्वेश्चन है, इन्हीं से बेस आगे जो चीज़ें हैं वो चलती चली जाएंगी। हमारी बेसिक फंक्शंस के बारे में हमारी चर्चा चल रही है, ठीक है।
अब देखो मैं बात करूंगा इसकी प्रॉपर्टी, जैसे मॉडुलस की जो मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, यहाँ भी उन प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। ग्राफ हमारा क्लियर है, तो एक चीज़ें इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है लगातार, ग्राफ क्या बन रहा है, बाकी चीज़ें क्या बन रही है, वो सारी चीज़ें हम देखते हुए चले जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं आज ही की क्लास में उन चीज़ों को फिनिश करूँगा ताकि अलग अलग ना हो चीज़ें, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो होंगी, अगर कुछ डाउट रह भी रही है इसमें से, तो जैसे जैसे इन चीज़ों को हम यूज करते चले जाएंगे वैसे वैसे इनका आंसर, वो चीज़ें हमारे साथ क्लियर होती चली जाएगी। अब देखो पहला पार्ट, पहली प्रॉपर्टी मैं समझा रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, या ऐसे कर लेते हैं, आज मैं यहीं तक रोक देता हूँ इस चीज़ को। प्रॉपर्टी जो रहेगी हमारी वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप लोग इस बेसिक जो फंक्शन, आज मैंने 2 ही फंक्शन के बारे में चर्चा की, सिग्नम की केवल डेफिनेशन क्या है, ग्राफ क्या है, उन्हीं चीज बेसिक उस लिमिटेड पार्ट है उसका। लेकिन इंटीजर, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये पार्ट जो है वो हमारा थोड़ा सा डीपली इन चीज़ को लेके चलना है। मैंने ग्राफ में बता दिया, मीनिंग क्या है, डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा कर ली। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बिल्कुल उसमें क्वेश्चन ऐड करके फ्रेश तरीके से हम केवल उसमें क्या कर लेंगे, जो चीज़ें हैं उस पार्ट को लेकर हम आगे चल रहे होंगे। चलिए, थैंक यू।